नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। देखिए, सबसे पहले आज का सबसे पहला जो हम सवाल टेकअप करेंगे वो रहेगा ये। The average of 35, 39, 41, 46, 27 and x is 38. What is the value of x? इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ है, हिंदी में इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो एवरेज है, जो एवरेज गिवन है, वो एवरेज कितनी संख्याओं का है वो एक बार देख लीजिए। 35 जो एवरेज गिवन है वो एवरेज है 35, 39 और कौन सी संख्या शामिल है? देखिए 35, 39, 41, 46, 27 एंड x। इसके बाद कौन कौन सी संख्या है? 41, इसके बाद है 46, इसके बाद है 27 एंड देन x। क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार। द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड x इज 38। इन सब का जो एवरेज है बाबू, इन सब का जो एवरेज है, इन सब का जो एवरेज है, इन सब नंबर्स का जो एवरेज है वो गिवन है कितना? इन सब का जो एवरेज है वो गिवन है 38। इन सब का जो एवरेज है वो गिवन है 38। इन सब का जो एवरेज है वो कितना गिवन है? 38। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आपसे पूछा गया है इन सभी संख्याओं का एवरेज अगर 38 है तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। हम बताने जा रहे हैं आपको इस सवाल को बनाने का सबसे जो बेस्ट मेथड है। आप प्रयास कीजिए सीखने का, बहुत आसानी से आप इस सवाल को बहुत कम समय में बना सकते हैं। और उसका क्या तरीका होगा वो एक बार देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये 35 जो है 38 से क्या रिलेशन बनाता है, मतलब 35 जो है कम है या ज़्यादा है। 35 जो है एवरेज से कम है या ज़्यादा है। तो हमने देखा कि 35 कम है। कितना कम है वो हमने यहाँ लिख दिया। कितना कम है जी? 3 कम है बाबू। 38 के मुकाबले 39 प्लस 1 है। 38 के मुकाबले 41 प्लस 3 है। 38 के मुकाबले 46 प्लस 8 है। 38 के मुकाबले 27 माइनस में है कितना? 27, 3 और 8, 3, 11 यानी -11। कम है, 38 से कम है। तो इस तरह से हम इसके डेविएशन लिखते हैं, शिफ्टिंग लिखते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे बाबू, ये जोड़ घटाव वाली चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 8, 3, 11 तो -11 से घट जाएगा और -3 और -3 और +1 की जो वैल्यू होगी, -3 और +1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। -3 और +1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। और अगर यहाँ पे -2 आया तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? +2। तो इस तरह से x का जो मान है बहुत आसानी से मिला कि एवरेज में क्या करके मिल जाएगा? एवरेज +2, यानी इसका उत्तर होगा बाबू 40। x का जो मान होगा वो होगा 40। इस तरीके से अगर आप सवाल बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत बच जाएगा और सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। आप सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इसका उत्तर होगा 40। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लाभ हानि का ये सवाल एसएससी जीडी लास्ट ईयर पेपर से लिया गया है। लाभ हानि का ये सवाल एसएससी जीडी से लिया गया है। एसएससी जीडी ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है आफ्टर गिविंग, इंग्लिश में लिखा है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कहने का मतलब 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी एक शॉपकीपर को, एक दुकानदार को पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 36% का प्रॉफिट हो रहा है। सोचिए, इस बात को समझिए कि अगर एक शॉपकीपर डिस्काउंट जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है? 20% का डिस्काउंट जो दे रहा है वो 20% का दे रहा है और फिर भी उसको जो
प्रॉफिट हो रहा है, शॉपकीपर अर्न कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने का अर्न कर रहा है? 36% का। सवाल है कि मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बाबू हिंदी में यहाँ बोला जाए तो कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है। सबसे पहले फिर समझ लीजिए, बोला गया कि अगर आप 20% का डिस्काउंट देंगे किसी वस्तु को बेचने समय, अगर आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं फिर भी आपको 36% का प्रॉफिट होगा। सोचिए कि भाई एमपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा, कितने परसेंट ज़्यादा अंकित है। तो देखिए इन सभी सवालों का बाबू सीपी और एमपी से रिलेटेड, बाबू सीपी और एमपी से रिलेटेड, सीपी और एमपी से रिलेटेड सभी सवालों का जो बनाने का तरीका होता है, ज़्यादातर में सिर्फ वही फॉर्मूला जो हमने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया है, एक बार हम दोबारा यहाँ लिख दे रहे हैं। बाबू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, अगर हानि होगा तो माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगा तो माइनस। सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट बटा में कितना होगा? 100 इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100। आप यहाँ ध्यान देंगे कि कई बार इसी फॉर्मूले को 100 काट के सीपी बटा में एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट, तो ये फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर कई बार बच्चे यूज़ करते हैं। बट यकीन मानिए उसको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस फॉर्मूले को अलग से रेशियो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप SP इज इक्वल टू SP कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए कि SP का आप फॉर्मूला याद करते हैं CP इंटू 100 प्लस माइनस, और ये भी SP का ही फॉर्मूला है जब डिस्काउंट दिया जाता है, तो SP इज इक्वल टू SP कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा। और इस तरीके से सोचिए कि अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब करेंगे, इस फॉर्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे तो सवाल बहुत आसान बनता है। आप देखिए सवाल बहुत ईजिली बन जाता है। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सीपी नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि लाभ 36% का है, तो जोड़ेंगे तो 136 बटे 100। एमपी पता नहीं एमपी कितना है, लेकिन ये पता है कि एमपी पे जो डिस्काउंट दिया जाना है वो 20% का है। बाबू डिस्काउंट हमेशा घटता है, लाभ हानि में लाभ जब होगा तो प्लस होगा और हानि जब होगा तो माइनस होगा, लेकिन डिस्काउंट हमेशा घटता ही है, वो कभी प्लस नहीं होता, वो हमेशा माइनस ही होता है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से कट जाएगा। इन दोनों को जब आप काटेंगे तो देखिए ये किससे कटता दिख रहा है? 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 से ये कट जाएगा और कट रहा है ये, तो अभी ये देखिए 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ वो मिला CP अपॉन MP इज इक्वल टू, CP और MP का जो रेशियो होगा वो होगा कितना? 10/17। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इससे आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ये फॉर्मूला पता है कब कब आप लगा सकते हैं? जब CP गिवन हो और MP पूछा जाता है। अब देखिएगा ये 4 चीज़ों को ध्यान से देखिए, CP लाभ या हानि, MP या डिस्काउंट। यकीन मानिए इन चारों में से कोई एक पूछा जाता है और बाकी 3 गिवन होते हैं, और ये सवाल इस फॉर्मूले से बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। यानी अगर CP गिवन हो और MP पूछा जाए तब भी इस फॉर्मूले से आप सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और MP गिवन और CP पूछा जाए तब भी आप सवाल को बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। इवन आप समझिए कि CP MP गिवन हो, डिस्काउंट भी गिवन हो तो लाभ हानि पूछा जा सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि CP MP और लाभ हानि गिवन हो और डिस्काउंट पूछा जाए, इन चारों में से 3 देकर किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है और वो बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर आपसे रेशियो पूछा जाए, मान लीजिए इस सवाल में ही आपसे पूछा जाता कि 20% छूट देने के बाद भी एक शॉपकीपर को 36% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक शॉपकीपर को
36% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए सीपी और एमपी का रेशियो क्या है। तब भी इस फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो 10 अनुपात कितना है, 17 है। 10 अनुपात कितना है, 17 है। तो ये इस फॉर्मूले से आप रेशियो भी बता सकते हैं। तो पहला यूज़ तो ये हुआ कि सीपी से एमपी या एमपी से सीपी या लाभ हानि या डिस्काउंट पता करने में यूज़ होगा। सेकंड प्रॉफिट हो गया कि रेशियो में भी पता चल जाएगा। और थर्ड, इस क्वेश्चन की बात करें बाबू, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है कि मार्क प्राइस जो है बाबू, ये जो एमपी आप देख रहे हैं, मार्क प्राइस जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। बाबू सीपी से एमपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, एमपी जो है वो सीपी से कितना ज़्यादा है। मार्क प्राइस जो है बाबू, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो एमपी जो है बाबू वो सीपी से कितना ज़्यादा है। आप बताइए, ये 10 है, ये 17 है, तो ज़्यादा कितना है, 7 ज़्यादा है। और अगर इसका परसेंटेज निकालना है, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, ज़्यादा का परसेंटेज निकालना है 10 नीचे गुना 100। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि जो एमपी होगा, हमारा जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से, हमारा जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से 70% ज़्यादा होगा। हमारा जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 70% ज़्यादा होगा। तभी जाके हम अगर 20% का डिस्काउंट देंगे फिर भी हमें 36% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको ये सवाल हमने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस वीडियो को, अगर आपको ये सवाल समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एक बार और रिपीट करके इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लाभ हानि में बहुत सारे सवाल सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करना है। क्वेश्चन, ये भी सवाल हमने जीडी से ही लिया है, लास्ट ईयर पेपर से लिया गया है, एसएससी जीडी का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इन सवालों को लेने का मेरा जो मेन उद्देश्य है ये नहीं है कि हो सकता है आपको ये बनाने आता हो, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड में कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जाए, ताकि आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी आसानी से बना सकें। ये यूँ कहें कि कैलकुलेशन को करने से बच सकें। कैलकुलेशन अगर करने से बच जाएंगे तो 4-5 सवाल ज़्यादा बना पाएंगे और सिलेक्शन होना आसान होगा। तो प्रयास कीजिए कि हम सवालों को मिनिमम टाइम में कैसे करेंगे ये सीखिए। ध्यान दीजिए इस सवाल को किस तरीके से बनाएं कि बहुत अच्छे से बने। लिखा हुआ है कि ए है, बी है और सी। ए बी सी का जो औसत वजन है, इनका जो एवरेज है वो है 65। इसके बाद जो मामला है वो है ए और बी, इनका जो एवरेज वजन है वो है 63.5। इसके बाद हैं ए और सी, इसके बाद हैं ए और सी, और इनका जो एवरेज वेट है वो है 67.5। इस सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी तो सिर्फ समझिए कि ओवरलैपिंग पूछा गया है। आप देखिए ए बी ए सी दोनों में ए है, और देखिए इस तरह भी समझिए यहाँ 2 और यहाँ 2 मिला के 4 लोग हो गए, जबकि हैं कितने, 3, यानी एक जो है वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। ओवरलैपिंग का केस है। तो ओवरलैपिंग केस को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सीखिए यहाँ पे 65, बाबू यहाँ से देखिए 65 से ये कितना कम है। देखिए आप कह सकते हैं जी कम है, कितना कम है, 1.5 कम है।
बाबू एवरेज में 1.5 कम है, एवरेज का मतलब प्रत्येक में 1.5 कम हो गया, प्रत्येक में 1.5 कम है तो दो लोगों से अगर गुना करेंगे तो पता है ये कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। ये कितना कम हो जाएगा, 3 कम। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें कि अगले वाले को, यहाँ इसे अगर हम चेक करें इसकी स्थिति क्या है दूसरे वाले हिस्से की, तो 65 से ये कैसा है 67.5, आप कह सकते हैं ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। बाबू एवरेज में 2.5 ज़्यादा होने का मतलब प्रत्येक में 2.5 ज़्यादा है, और प्रत्येक में 2.5 ज़्यादा है तो दो टोपे कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ आप कह सकते हैं जी ज़्यादा तो है 2.5, 2 से गुना करेंगे तो 5। और जब आप -3 और +5 को सॉल्व कीजिएगा, जब आप -3 और +5 को सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा हमें +2। आप अगर चाहते हैं कि आपको जो ओवरलैपिंग है बाबू जो दोनों में है, बाबू जो ओवरलैपिंग है जो दोनों में है, जो एग्जामिनर पूछे भी हैं कि ए का वज़न क्या होगा, तो आप ए का वज़न बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप ए का वज़न बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ए का जो वज़न होगा वो 65 और जो भी यहाँ है बाबू 65 और जो भी प्लस है तो प्लस, यानी कितना होगा 67। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा 67, यानी जो ओवरलैप कर रहे हैं ए उनकी वैल्यू कितनी होगी 67। ये सवाल लास्ट ईयर आया है और बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का एक और सवाल है, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें हमें एक बात और ऐड करना है, आप इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और सीखने का प्रयास कीजिए। एक और पॉइंट, अगर यही सेम सवाल दोबारा आए और हो सकता है आपसे ए पूछा जाए तो ए तो आप निकाल लेंगे। अगर आप समझिए कि कभी ज़रूरत अगर बी की पड़ गई, मान लीजिए ए की वैल्यू तो आपके पास हो गया कि सर ए की वैल्यू तो हमने निकाल लिया 67, ही तो बहुत आसानी से निकल गया। अगर आपसे बी का मान पूछ दिया गया तब क्या होगा, आप समझिए, आप ये जान गए हैं यहाँ तक कि सर अगर b का मान पूछा जाएगा, अगर b का मान पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, समझिए a का मान 67 है और a और b का जो एवरेज है वो कितना है 63.5। ध्यान दीजिएगा, अगर a का मान एवरेज से, a और b का एवरेज कितना है 63.5, a और b का एवरेज है 63.5, और a का मान अगर इतना है तो b का कैसे निकलेगा, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। सीखिए, ये 67 जो है 63.5 से कैसे स्थिति में है, तो आप कह सकते हैं जी ये जो है माइनस में है, घटा हुआ है 3.5। अगर ये 3.5 कम है, अगर ये 3.5 कम है तो ये 3.5 ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप इसे फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 3.5 ज़्यादा होगा, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज में बाबू 63.5 में 3.5 जोड़ना पड़ेगा। 63.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67। तो इस तरीके से आप b फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप b फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप b फाइंड कर सकते हैं। ये गलत हमने कर दिया, देखिए ये कम नहीं था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस नहीं था ये प्लस था, क्योंकि ये तो ज़्यादा है। 67 जो है वो 63.5 से ज़्यादा है, 67 प्लस में था, तो यहाँ पे बेसिकली हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है, ज़्यादा है बाबू, ये 67.5 इससे 3.5 ज़्यादा है, तो ये 3.5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो बदल जाएगा, या b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, समझिए। अब 63.5 में से 3.5 जाएगा, यानी एवरेज में से हमें 3.5 माइनस करना पड़ेगा, और इसीलिए इसका उत्तर होगा 60। आप इस चीज़ को डायरेक्ट समझने का प्रयास करिए कि अगर 67 63.5 से 3.5 ज़्यादा है तो ये वाला 3.5 कम रहेगा, तो डायरेक्ट आप 60 आंसर मार पाएंगे। इस तरह से आप डायरेक्ट बना पाएंगे, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि बिना लिखे भी इसको आप बना सकते हैं,
कोशिश करिए, इस तरह से प्रैक्टिस करिए, आप अपना समय बचा पाएंगे। ठीक है, ए और बी का जिस तरह से गिवन होकर हमने ए का दिया था तो बी निकाला, उस तरीके से आप ए और सी से, उस तरीके से आप ए और सी से सी भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से आप ए और सी से सी भी निकाल सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे, अगर हम अलग कलर का पेन ले लें आपको समझाने के लिए, देखिए एकदम छोटा सा समझाएं यहाँ पे कि बाबू ए की वैल्यू, अब ध्यान दीजिए, और सी की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू तो हमने 67 निकाला है, और हम जानते हैं कि ए और सी का जो एवरेज है बाबू, ए और सी का जो एवरेज है कितना है 67.5। तो ध्यान दीजिए किस तरह से निकालेंगे। आप देखिए कि ए कितना है तो आप कहेंगे 0.5 कम है, 0.5 अगर ये कम है तो ये 0.5 ज़्यादा होगा, ये 0.5 ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कितना होगा 68 होगा, ये कितना होगा 68 होगा। अगर ये 0.5 ज़्यादा है बाबू, ये 0.5 देखिए, ये 67.5 है, ये कितना है 67, यानी ये माइनस 0.5 है। अगर ये माइनस 0.5 है तो ये प्लस होगा 0.5, ये प्लस होगा बाबू, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 68। इस तरीके से आप सी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आपको इस तरह के सवाल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता दिया। आप इस तरीके से जो ओवरलैपिंग टर्म है उसे भी बना सकते हैं, अलग से ए दिया हो, या इस तरीके से आप ए का इस्तेमाल करके बी फाइंड कर सकते हैं, या फिर ए और सी में से एवरेज से सी फाइंड कर सकते हैं। तो हर तरीके के सवाल आप बहुत फास्ट बना पाएंगे अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप वक्त बचा पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरीके का एक सवाल और हमने लिया है एग्जाम से ही, देखिए औसत कितना है 65, बी और सी का, यदि बी का, यदि इतना और बी का, और इसमें क्या है ए और सी का। पूछा किसका है, सी का, तो सी ही कॉमन होगा। यदि सी और बी का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि सी और बी का, यहाँ छूट गया है बाबू, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यदि सी और बी का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ 61.5, और है यहाँ पे ए और सी का 68.5। अब देखिए 65 और 61.5, आप कह सकते हैं ये कम है कितना 3.5, दो ठोपे है, इसका मतलब कितना कम हो जाएगा 7 कम हो जाएगा। ये 68.5 कैसी स्थिति में है, देखिए 65 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3.5 ज़्यादा है। अगर 3.5 ज़्यादा है तो 2 पे होगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 7 ज़्यादा हो जाएगा। डेविएशन कितना आ गया 0। डेविएशन 0 आने का मतलब जो ओवरलैपिंग नंबर है, जो ओवरलैपिंग संख्या है, डेविएशन 0 आने का मतलब जो ओवरलैपिंग नंबर है वो एवरेज के बराबर ही है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। ये सवाल आप बहुत जल्दी बना पाएंगे अगर आप तरीके में बदलाव करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये 2-3 नंबर का है तो गुना भी कर लेंगे तो थोड़ा सा ही टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यकीन मानिए ये 2018-19 के सवाल हैं। अगर इस साल सवाल आएगा तो हो सकता है कि कैलकुलेशन और भी ज़्यादा हो। आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से दशमलव सेट करके एग्जामिनर सवाल दे रहे हैं, ताकि आप अगर गुना करने की ज़िद में रहेंगे तो सवालों को बनाने में दिक्कत होगा। तो डेटा के हिसाब से अपने प्रोसेस को चुनिए और प्रयास करिए कि मिनिमम टाइम में आप सवालों को कर सकें। ठीक है, आज का आखिरी सवाल हम टेकअप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि वो सवाल लाभानी परसेंटेज वगैरह का नहीं है। वो सवाल किस तरह का है, देखिए ये फ्रैक्शन का सवाल है, ये फ्रैक्शन का सवाल है बाबू। और फ्रैक्शन के इस सवाल में क्या सीखने को मिलने वाला है ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए आप देखिए, पढ़िए, पहले सवाल एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग, कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं, कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है।
यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप यकीन मानिए ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को किस तरीके से बनाएं कि हम मिनिमम टाइम में सवाल कर पाएँ। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ने फ्रैक्शन का बहुत प्यारा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक बात आप समझिए, जैसे अगर कोई कहता है कि 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 10% की फ्रैक्शन कहने का मतलब अगर हम परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा और 1 0 0 से कट जाएगा, 1/10 बचेगा ना। तो 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है 1/10 का मतलब होता है 10 में 1। 1/10 का मतलब होता है 10 में 1। इसी तरीके से आगे भी आप, जैसे यहाँ देखिए लिखा है 5/12, तो 5/12 का मतलब क्या है समझिए पहले, 12 में 5। चलिए हम सवालों को शुरू करते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके सवाल बहुत आसानी से बनेगा। देखिए सबसे पहले लिखा है कि 5/12 भाग, कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं, यानी 12 में 5, यानी 12 में 5 भाग क्या हैं? गर्ल्स हैं। बाबू 12 में 5 भाग क्या हैं? गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। और शेष क्या है बाबू? 12 में से अगर 5 भाग लड़कियां हो गई, या 12 में से 5 अगर लड़कियां हो गई तो बची कितनी? 7। यही कहा गया है कि शेष जो हैं वो क्या है? बॉयज़ हैं, वो लड़के हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की कुल संख्या में से 4/7, ध्यान दीजिए, लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की कुल संख्या में से, बाबू लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है, यानी 7 में 4। बाबू 4/7 का मतलब अभी हमने बताया 7 में 4 लड़कों की आयु, और लड़के हैं कितने? 7। इन 7 में बाबू 7 लड़कों में 4 लड़कों की, 7 में 4 लड़कों की आयु जो है, 4 लड़कों की आयु जो है वो 14 वर्ष से क्या है? कम है, 14 वर्ष से कम है। बाकी जो बच गए वो कैसे होंगे? वो या तो 14 वर्ष के होंगे या 14 वर्ष से अधिक के होंगे। आगे ध्यान दीजिए, बाकी गर्ल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है लड़कियों की कुल संख्या का 2/5 भाग, लड़कियों की कुल संख्या का 2/5 भाग, लड़कियों की कुल संख्या का 2/5 भाग। 2/5 का मतलब होता है, 2/5 का मतलब होता है 5 में 2। 2/5 का मतलब होता है 2/5 का मतलब होता है 5 में 2। 2/5 का मतलब 5 में 2 लड़कियां जो हैं, 5 लड़कियों में 2 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। ध्यान दीजिए बाबू, 5 में 2 जो हैं वो कैसी हैं? 14 वर्ष या उससे अधिक, जो हमने वहाँ लिखा है देखिए, 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक। और बाकी बच गए 5 में से 2, तो ये 14 वर्ष या उससे अधिक होंगे, तो 5 में से 2 चला गया तो बचे कितने? 3। ये कैसे हैं? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, क्योंकि यही 2 कैटेगरी ली गई है, या तो 14 वर्ष से कम के लोग हैं या फिर 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक के। तो इस तरीके से सवालों को तोड़ना सीखिए। अगर आप इस तरीके से सवालों को तोड़ लेंगे तो आप एक बार समझिए तो सही, कितना आसान हो गया। इसके बाद आप चाहें तो ये बहुत आसानी से कैसे बनेगा, देखिए आगे आप चाहें तो डायरेक्ट रेशियो लगा लीजिए कि आगे लिखा क्या है। देखिए 14 वर्ष से कम आयु वाले कुल संख्या 1120, 14 वर्ष से कम के हैं कौन कौन? देखिए आप यहीं पे x मान लीजिए, अगर आप 12x ले लेंगे तो ये 5x, ये 7x,
और 5x में से 3x इधर, 2x इधर, 7x में से 4x इधर, 3x इधर। आप समझिए 14 वर्ष से कम कितने हैं बाबू? 3x। 14 वर्ष से कम कितने हैं बाबू? 4x। तो 3x प्लस 4x टोटल 14 वर्ष से कम। बाबू 14 वर्ष से टोटल जो कम लोग हैं वो कितने हैं हमारे पास? 3x प्लस 4x टोटल कितने हैं हमारे पास? 1120। 1120। और हमारे पास यहाँ देख लीजिए 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 1120। 7x बराबर 1120। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चक 42, 160 यानी x इज इक्वल टू 160। एग्जामिनर इस तरीके के सवाल में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी पूछेंगे x का मान वहीं पुट होगा, जो भी पूछेंगे x का मान वहीं पुट कर दिया जाएगा। इस सवाल में आप समझिए बहुत खूबसूरत सवाल है और बनाने का तरीका हमने एकदम गोल्डन अप्रोच दिया है आपको। बेस्ट अप्रोच क्या होगा? डेटा के अकॉर्डिंग आप अगर अप्रोच चेंजेस करेंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। सवालों को मिनिमम टाइम में बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेहनत करना ही होगा आपको और ख़ुद के अंदर कुछ अच्छे अच्छे बदलाव करने होंगे। देखिए तो x का मान तो निकल गया, अब हम कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि हमसे यहाँ पे कुछ बहुत टिपिकल सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 12x, यानी 12 इंटू x का मान 160। 16 दूनी 32, 2 कैरी 3, 16 कम 16, 3 19, 1920। टोटल संख्या कितना है? 1920। टोटल संख्या है 1920। आप चाहते तो रेशियो लगा सकते थे, 4 3 7 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान उतना बटे 7 लिख लेते और गुना कितने कर लेते? 12 से। ये आप पे डिपेंड करता है कि और कहाँ कहाँ चीज़ों को आप जल्दी कर सकते हैं। हमें समझाना था, हमने आपको बहुत अच्छा समझाया है। हमने प्रयास किया है कि आप सभी सवालों को मिनिमम टाइम में कर पाएँ। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।